ये बात अलग कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आज ऐसे ही एक दरवेश हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी हम परिचय दिए देते हैं। हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर DS राणा साहब, जो सर गंगाराम में इस समय चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, तो इनका परिचय सिर्फ यहां तक सीमित है नहीं, इन्होंने समाज को ऐसी सेवा दी है जो आने वाले कई समय तक याद रखी जाएगी। ये स्वास्थ्य सेवाओं में एक हस्ताक्षर हैं। जो लोग इन्हें जानते हैं वो इनका नाम बड़े सलीके से लेते हैं, बड़े अदब से लेते हैं, क्योंकि इन्होंने विगत कई वर्षों में यह साबित किया है कि ये सही मायने में सेलेस्टियल रेडियंस हैं, द चोजन वन है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर DS राणा का। डॉक्टर राणा, आपका स्वागत है सेलेस्टियल रेडियंस द चोजन वन में। मन में बड़े सवाल हैं मेरे, पर मैं शुरुआत करता हूं हिमाचल के हमीरपुर से, जहां पे आपके जीवन के शुरुआती संघर्ष बीते, जो लोग देख नहीं पाए। लोग आपको चेयरमैन के रूप में देखते हैं, लोग आपको एक मेडिकल सिग्नेचर के रूप में देखते हैं, लोग आपको पद्मश्री के रूप में देखते हैं, पर इसके पीछे जो संघर्ष रहा वो लोगों ने देखा नहीं। डॉक्टर राणा, प्लीज बताइए अपने बारे में। मैं एक छोटे से ग्राम में पैदा हुआ, हमीरपुर में। मेरे विलेज का नाम है दसबल, जो हमीरपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। और वहाँ मैं 1948 में पैदा हुआ था जी। मेरे माता पिता वहीं रहते, उस घर में रहते थे। मेरे पिताजी एक फौजी थे जो मेरे पैदा होने से 1 साल पहले ही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर आए थे जी। और उसके बाद वो जिम्मेदारी करते तो किसान थे जी। और बहुत अच्छे किसान थे जी। और पढ़े लिखे थे वो। अच्छा। अपने उस इलाके में उन्होंने 1928 में मैट्रिकुलेशन की थी। अच्छा। तो उस टाइम वो बड़ी एक क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। जी। मैं कहता हूँ कि हम 50 किलोमीटर के ऑलमोस्ट दायरे में 5-7 ही आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने मैट्रिक की होगी। अच्छा। तो इस तरह उनसे प्रेरणा मिलती रही पढ़ने की, पढ़ना सीखने की बड़ी जिज्ञासा रही। दादी जी का, माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा और बड़े प्यार से उन्होंने पाला। मैं बहुत ही एक प्रेशियस चाइल्ड भी था। मेरे पहले मेरी 2 बहनें थी, तो उन दिनों सब चाहते थे कि बेटा होना चाहिए। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं जब पैदा हुआ जी, काफ़ी प्रेशियस चाइल्ड था और काफ़ी दिन तक मुझे लोगों से दूर रखा गया कि नहीं कोई नज़र नहीं लगे। एनीवे, जो करियर से कोई मतलब नहीं है, नजरों से तो उन्होंने बचा लिया आपको। जी। फिर उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल था जी। वो मेरे घर से 3 किलोमीटर था। जी। तो वहाँ तक मैं 4th क्लास पास की। जी। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिल हुआ जो लगभग 12 किलोमीटर दूर था मेरे से घर से। जी। तो वहाँ मैं पैदल जाता था, पैदल आता था। और स्कूल में जाने के लिए लगभग 3-3.5 घंटे वॉकिंग नहीं करते थे, हम रनिंग जाते थे। हम तेज भागकर कभी उतरना, कभी चढ़ना, कभी उतरना। उस रास्ते में बड़ी कुछ नदियाँ भी आती, छोटी नदियाँ जो खड कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो आती थी। बरसात के दिनों में थोड़ी कठिनाई भी होती थी। सर्दियों के दिनों में, उन दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, तब भी जाना जाना काफ़ी मुश्किल होता था, पर हमें लगता नहीं था क्योंकि वहीं पड़े थे। वहाँ हमने कभी महसूस नहीं किया कि लोग महसूस करेंगे। तो उस संघर्ष रहा। 5वीं से लेकर 8वीं तक मैं जाता था, आता था। और एक आउटस्टैंडिंग बच्चा था अपनी क्लास में, सबसे पहले हमेशा ही मॉनिटर रहता था। अच्छा। तो जब मैं 9th में हुआ तो मेरे एक टीचर, जिसका मैं नाम लेना पसंद करूँगा, एक टीचर थे मास्टर बाबूराम जी, जो मुझे फिजिक्स। मास्टर बाबूराम जी। बाबूराम जी। हाँ, वो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ाते थे। अच्छा। और मैथमेटिक्स के मास्टर थे मास्टर हरभजन सिंह जी, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। और मैथमेटिक्स के मास्टर वहीं रहते थे, वो पंजाब से थे, हम भी पंजाब में होते थे उस टाइम। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि बच्चे को आने जाने में बहुत टाइम लगता है, इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इसको पालता रहूँगा। हम तो उनके पास मैं रहा और हम 6 दिन में उनके पास रहता था। सैटरडे को हम घर आ जाते थे, वो भी मेरे साथ आते। और वो हमेशा सुबह 4 बजे उठते थे। हम 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ेंगे, 5 बजे के बाद थोड़ा सैर करने जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे। वो टाइम आपका बच जाता था ट्रैवलिंग का? ट्रैवलिंग का टाइम बच गया। वो
साथ में पढ़ाते तो टाइम के उठाना पढ़ाना, वो तो मुझे पहले से ही शुरू से याद थी कि मैं 4 बजे उठता ही था। मेरी माता ही 4 बजे पक्का उठ जाती थी जी। और मैं भी साथ से उनके उठ जाता था। और जब तक मैं 8वीं क्लास तक पढ़ते थे, मेरे पिताजी मुझे अभी बड़ी प्रेरणा, वो मुझे जब 4 बजे उठता था तो 10-15 मिनट मुझे गीता ही पढ़ाते थे। अच्छा। गीता पढ़ाएंगे या थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश स्कूलों में तब 5वीं क्लास हो जाती थी। जी जी तो मुझे उन्होंने दूसरी क्लास में इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी थी, जी क्योंकि वो इंग्लिश में बहुत एफिशिएंट थे, प्रोफिशिएंट थे, उनकी इंग्लिश पर उनकी काफ़ी जी। वो थी। इस तरह बड़ा अच्छा एक दादी जी सो मक्खन खा देती थी तो अच्छा रहता था। वो बड़े अच्छे दिन याद आते हैं जी मुझे। घर से नहीं लगा, वही तो है हमारे लिए नॉर्मल चीज़ थी। हम तो खुश थे कि जो पढ़ रहे हैं हमें पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स। तो इस तरह मैंने हायर सेकेंडरी पास की वहाँ से। जी जी वहाँ मेरे पास मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साइंस स्ट्रीम के साथ हायर सेकेंडरी पास की। ठीक है। फिर मैं प्री इंजीनियरिंग करने के लिए DAV कॉलेज चंडीगढ़ गया। प्री इंजीनियरिंग के लिए? हाँ, मतलब एक्चुअली इंजीनियरिंग ब्रांच थी तो इंजीनियरिंग के लिए करना था। ठीक है। और वहाँ मेरी वो पटड़ी बदल दी प्रिंसिपल ने। बड़ी मुश्किल से पहली बारी में शहर में पहुंचा। जब DAV कॉलेज चंडीगढ़ में बरसात लगी, बरसात में पहुंचा मैं, सारा गीला था। तो प्रिंसिपल ने मुझे इतने पूछा कि कहाँ से आए बेटे? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आया हूँ और ऐसे मैं डिस्ट्रिक्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हूँ। तो बस उन्होंने अब जाओ इसको ले जाओ हॉस्टल में ले जाओ, कुछ बोला नहीं उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया भर्ती कर दी। जी। तो मुझे फिर उन्होंने PN के साथ भेज दिया। PN ने हॉस्टल में ले गए और मैं PN को पूछा कि मेरा दाखिले क्या हुआ? कहता आप तो दाखिल हो गए, किताबें में ले आए मेरे साथ। कहता वो आप तो बस साहब की बस इतना पूछना होता है। कहता पूछ लिया उन्होंने, दाखिल सुबह करेंगे आपको, पर ऑफिशियली आप दाखिल हो गए। और आप मान लीजिए कि आपका दाखिला हो गया है। दाखिला भी हो गया, आपको हॉस्टल फ्री मिल गया, आपका खाना फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा। या आप इनके मेरिट स्टूडेंट हो गए, तो बाकी बात प्रिंसिपल कल करेंगे। तो दूसरे दिन मैं प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा। उन्होंने बैठाया, मैंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे? तो मैंने बोला कि मैं तो कुछ बनी तो इंजीनियर बन सकता हूँ, तो कुछ नहीं बनना सकता, क्या बन सकता हूँ? कहते वह क्या बनना चाहते हैं? मुझे पता नहीं है, वैसे मेरे कोई दिमाग में ऐसा नहीं था कि मेरे से पूछा गया। मुझे चॉइस होती है, मैं डॉक्टर बन जाता। मैं मेरे पिताजी चाहते हैं मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ। अच्छा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो अच्छा है। तो कैसी क्या बात है, डॉक्टर बना देते हैं आपको? क्या बात है, क्या बात है। गॉड सेंट इमेजिन। उनका नाम था पंडित लोकीनाथ, वो प्रिंसिपल थे। अच्छा। बड़े डिवोटेड टीचर थे। उन्होंने उसी वक्त प्रोफेसर ऑफ बॉटनी को बुलाया, प्रोफेसर जूलॉजी को बुलाया, ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है जी तो आप लोगों की ड्यूटी है कि इसको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाओ जी। और 3 महीने में एग्ज़ाम पास करने में इसको डायरेक्ट प्री मेडिकल में दाखिल कर रहा हूँ। दाखिल पास कराना आपका। तो दोनों टीचर मुझे घर में बुलाते थे शाम को, अल्टरनेटिव। एक दिन मैं बॉटनी के लिए जाता था, एक जूलॉजी के लिए। तो घर में मुझे ट्रेन करते मैं 3 महीने में एग्ज़ाम पास कर लिया। तो आप देख सकते हैं वो मेरा पहला मोड था कि वो प्री इंजीनियरिंग से प्री मेडिकल में जो गए। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कर भी सकता हूँ, ऐसा हो भी सकता है। और मैं भी कहता हूँ कि ऐसा भी नहीं था कि मेरे दिल में तो बड़ी इच्छा थी कि मैंने डॉक्टरी बनना है, या तो मेरे से स्पॉन्टेनियसली बोला गया कि हाँ मैं डॉक्टर में, क्यों मेरी मदर बीमार रहती थी तो इसलिए मैं थोड़ा इम्प्रेस था डॉक्टर लाइफ से। ऐसा नहीं था कि मुझे बड़ी कोई पछतावा था कि मैंने, मतलब आई वॉज वेरी गुड इन साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सो संस्कृत में सारी संस्कृत पढ़ी है मैंने गैर मेडिकल। अच्छा। तो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती थी वो, तो अच्छा, संस्कृत। पंजाबी भी होती है, ऑप्शनल लैंग्वेज संस्कृत। सब में अच्छे होते हैं, सारे सब्जेक्ट में सभी अच्छे लगते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने सोचा था कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर बनूंगा या मैथमेटिक्स का। जी जी। प्रिंसिपल ने वो लाइन बदल दी। तो इस तरह मैं फिर आ गया आप मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में, और मेडिकल लाइन में नहीं आया, मैं यूनिवर्सिटी में 3rd भी आया और इसी क्लास में 1st भी आया मैथमेटिक्स फिजिक्स में। तो मेरिट के साथ पास हुए। जी। जब तक मैं पास हुआ तो हमारा हिस्सा जो हम पंजाब में थे पहले, जी जी। हिमाचल बन गया। जी। अच्छा। वो तो 1968 में तो मेडिकल कॉलेज शिमला में दाखिल हुआ। जी। वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली। वहाँ भी मैं 1972 में मैंने MBS पास की और हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आई, यूनिवर्सिटी में पोजीशन आई। और हाँ भी हर टीचर का मुझे सहयोग मिला, एक आशीर्वाद मिला मैं कहना से। हर जगह मेरे टीचर चाहे पंडित त्रोकीनाथ थे, वहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। गुरु के आशीर्वाद के बिना संभव था नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ, मैं टीचर को भगवान ही समझता हूँ।
है, हाँ है? मैं तो जिस तरह मतलब मेरे पेरेंट्स का उनका रोल आता है। पेरेंट्स ने तो सिखाया, टीचर से मैं बहुत इम्प्रेस रहता था। जी जी जी। जब मुझे अपने जो टीचर जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया प्राइमरी में, और जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया वो उस टाइम के हेडमास्टर थे वहाँ के प्राइमरी स्कूल में, और बड़े पुराने हेडमास्टर थे, मतलब बूढ़े आदमी। उन्होंने भी बहुत मुझे इम्प्रेस किया। तो उसके बाद स्कूल में, सब सेकेंडरी स्कूल में गया, तब भी हर क्लास में कोई ना कोई टीचर मिलता रहा कि जो जो मुझे इम्प्रेस करता रहा, जो मुझे एक किस्म का सिखाता रहा हाथ पकड़ के। और वैसे ही मुझे डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में मिले टीचर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। उन्होंने सब ने मुझे इम्प्रेस किया, और मैं समझता कि बड़ा भाग्यशाली समझता कि वो, और शायद म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, मैं उनको रिस्पेक्ट करता तो वो मुझे प्यार करते। और इसी तरह शिमला मेडिकल कॉलेज में चला गया, फिर मैं दाखिल हो गया। वहाँ सभी अध्यापकों का प्यार रहा। जी। पर प्रोफेसर थे मेडिसिन के, प्रोफेसर अमरनाथ मेहरोत्रा, उन्होंने मुझे बहुत बच्चे की तरह पाला, और बच्चों की तरह आगे तक जो गाइड करते रहे बाद में, जब तक लाइफ की उनकी। 72 में मैंने वहाँ से MBS की। अच्छा। फिर सोचा था कि अब जॉब वगैरह करेंगे कुछ, पर ऐसे जब 5-7 दिन रह गए ट्रेनिंग के, तो सोचा कि अब क्या करना है। तो किसी ने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम दो MD के लिए, PGI चंडीगढ़ में। तो बिना तैयारी से हमने एग्ज़ाम दे दिया। तैयारी भी नहीं किया? अच्छा, मेंटली प्रिपेयर तो थे नहीं? आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे ना कि करना पड़ना आगे। हमारा बॉन्ड था, तो लगता था कि बॉन्ड करना हमें सर्व करना ही पड़ना है। जी जी जी। इसने कहा कि सर बॉन्ड बाद में भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे लो। तो PGI चंडीगढ़ बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, और उसमें उस टाइम लगभग 106 मेडिकल कॉलेज होते हैं सारी कंट्री में। हाँ हाँ। वो टॉप पर वहाँ अपीयर होते थे, और ओनली लगभग 40 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते थे। तो वहाँ भी मेरी पोजीशन सेकंड आ गई। एक्सीलेंट। बस मैंने लिखा था, तो फिर मैंने मेडिसिन दे ली, MD में हमने मेडिसिन की। वहाँ पहली पोस्टिंग मेरी नफ्रोलॉजी में हो गई, अच्छा। किडनी डिजीज का, मतलब जब MD करने लगे। तो मैं डिपार्टमेंट से भी इम्प्रेस हुआ। जी जो प्रोफेसर थे वहाँ से, प्रोफेसर कपाल सिंह चुग, जी। वो फादर ऑफ नफ्रोलॉजी कहते हैं कंट्री का, हमारे फादर ऑफ नफ्रोलॉजी मानते हैं हम। अच्छा उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। अच्छा। उसने इंस्पायर, वहाँ उन्होंने इतना इंस्पायर किया कि मैं MD करने के बाद फिर ऑलमोस्ट डिटर्मिनेशन करिए नफ्रोलॉजी करेंगे। अच्छा, वहां से फिर फील्ड का आपने मैं चुनाव ऑलमोस्ट किया? फील्ड हो गया कि मेडिसिन का है चुन के, मैंने सोचा अब आगे सुपर स्पेशलाइजिंग नफ्रोलॉजी में करेंगे। तो फिर PGI में एग्ज़ाम दिया। इन द मीन टाइम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम दिया था। जी। तो जब तक PGI का इंतजार कर रहे थे, उतनी देर में मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गई। बाद में PGI में मिल गई, जी जी। और हॉस्पिटलों में भी कई जगह एडमिशन हो गई, पर मैंने फिर एम्स में चूज़ किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस नई दिल्ली। तो मैं 77 में वहाँ नफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पहले PG स्टूडेंट ज्वाइन किया। तो मैं एक किस्म का पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ नफ्रोलॉजी का फ्रॉम एम्स। जी जी। तो 1980 में उन दिनों DM नहीं होती थी, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस थी एम्स में। अच्छा। तो मैं वहाँ से MNAMS की, उनको कहते हैं मेंबर नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, MNAMS। अच्छा। तो मैं वहाँ से पास की 1980 में। फिर थोड़े दिन पास करने के बाद भी कुछ काम किया। फिर कई जॉब मैंने रखा था कि मैं जॉब में सिर्फ टीचर ही बनना चाहता था। मैं सोचा था अच्छा, प्रैक्टिस का नहीं, कोई विजन नहीं था? विचार भी नहीं था, कोई कभी विचार भी नहीं था, विजन भी नहीं था। और इसलिए मैंने नेफ्रोलॉजी चूज की थी। मैंने कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में दोनों में मेरी तो मेरे प्रोफेसर चुग ने मुझे एडवाइस किया कि यदि आपने टीचर ही बनना है तो नेफ्रोलॉजी लो, कार्डियोलॉजी में तो फिर आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी, ज़्यादा जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि नेफ्रोलॉजी अपकमिंग ब्रांच, इन्फेंसी में थी ब्रांच। अभी मैं जॉब्स के लिए इंतजार ही कर रहा था, तो इतनी देर में कहीं किसी जगह, मतलब एक मोदी जी हॉस्पिटल बना रहे थे दिल्ली में। अच्छा। उस हॉस्पिटल की अभी रूपरेखा लिखी जा रही थी, तो उन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ मैं भी यंगेस्ट डॉक्टर एज ए इन्वाइटेड था। तो अच्छा। उनके हॉस्पिटल का एडवाइजर बन गया था मैं जी। क्योंकि उनके किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनके हॉस्पिटल के लिए। किसी ने क्या, सरदार रौनक सिंह जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस समय उनका चाचा जी डायलिसिस कराते थे वहाँ एम्स में। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आप मोदी ज्वाइन करना, बाद में यार नहीं भी ज्वाइन करना तो आप उनको एडवाइस करो कि डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी कैसे सेटअप करना है। जी जी। तो वहाँ मुझे फिर एक सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सामा मिल गए। अच्छा। तो ऐसे उन्होंने बोला कि यार ये तो हॉस्पिटल का भी बाद में आएगा, तो आप गंगाराम क्यों ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा गंगाराम हॉस्पिटल कहाँ है, मुझे पता नहीं था गंगाराम। अच्छा। एम जो प्रोफेसर मैं 4 साल से पढ़ रहा था, तो मुझे पता, कहता नहीं मैं अपने आप ले जाऊँगा आपको,
गंगाराम करोड़ बाग के पास है भाई। मैं कहा, ये पहली बार आप सर गंगाराम हॉस्पिटल का नाम सुन रहे हैं? पहली बार नाम सुना, मैंने सुना ही नहीं कभी। ये सन कौन सा था डॉक्टर राणा? ये हो गया 1981। सन 1981 में। हाँ, जी। तो मेरे से साथ में उनको बोला कि तब तक आपको आइडिया नहीं था कि मैं जा तो रहा हूँ चेयरमैन बनने? तो मैंने उनको कहा कि नहीं, तो ठीक है सर, मैं तो यहाँ भी रिवाइज करने आता हूँ, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन करना है। जी जी। कहते कोई बात नहीं, मत ज्वाइन करना, पर भाई अभी तो ज्वाइन करो जब तक आपकी जॉब नहीं है। आई विल वेटिंग फॉर जॉब एट पीजे चंडीगढ़, एम्स एंड BHU वाराणसी, प्लस कोई 1-2 फॉरेन असाइनमेंट्स भी थी। कहते नहीं, जब तक आपके पास जॉब नहीं तब तक हमारे बड़े इच्छुक हैं, बड़े वी वांट टू एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी। मैं कहते हूँ सर, मैं आप बताओ मुझे। कहते नहीं, मैं गाड़ी भेज दूंगा, नहीं मैं किसी के साथ आ जाऊँगा। तो फिर मैं इस तरह किसी एक फ्रेंड के साथ, फ्रेंड एक स्कूटर लेके चला गया, मुझे वहाँ इंटरव्यू दिया मैंने। तो इंटरव्यू में कई बातें हुई, बहुत बड़ी लंबी कहानी है, पर भाई ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वाकया हो तो प्लीज डॉक्टर राणा हमारे साथ शेयर नहीं। उन्होंने पूछा कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए। करें। मैंने कहा मुझे 1450 रुपये मिलते हैं, 100-200 रुपये और फालतू देने मैं खुश हो जाऊँगा। कहते लोग तो डॉक्टर सामा में ये ले गए थे वहाँ, तो जो जी। उस वक्त के चेयरमैन थे डॉक्टर BK बोरा, वो कहते हैं यार इसको कहाँ से उठा कर ले आए आप? तो कहने लगे कि उससे क्या गुजारा होगा आपका? कहते हैं नहीं, अच्छा आपको हम 1450 से हम 3000 रुपये देते हैं आप। क्या मैं बहुत खुश हो गया, हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मैं बड़ी, चलो मैं क्या कुछ नहीं कर लेते हैं यहीं से, मतलब। फिर मैं सीधा डॉक्टर चुप के पास गया, मैं है जॉब मिल रही है। कहते हैं नहीं, जितने आप जॉब कर लो, अभी आपकी जॉब PGI चंडीगढ़ में रिजर्व कर रखी है, पर भाई आप कर लो, कुछ दिन जॉब कर लो, जितने दिन करोगे उतने दिन बड़ी सिंसियरिटी से करनी है। ठीक बात है। मैं कहा सर वो तो हम एक दिन भी काम करें तब यही काम करते हैं। करेक्ट। तो मैं ऐसे डिसाइड किया कि चलो गंगाराम कुछ दिन के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। और कहाँ आप 1400 के एक्सपेक्टेशन लिए थे, वहां से 3000 का ऑफर आ गया? 3000 का ऑफर गया। और उसका फिर उस वक्त मैं एक नाम मेंशन करना चाहूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर BK बोरा ने जगह इंटरव्यू लिया, एक डॉक्टर KC महाजन, तो बड़े मशहूर सर्जन को दिल्ली के, अच्छा जिनका दरियागंज में अपना एक दिल्ली नर्सिंग होम था। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत, और वो चेयरमैन थे उसके ट्रस्ट इसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में। अच्छा, गंगाराम हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चलाते थे। गंगाराम के बारे में कुछ बाद में बताऊँगा, गंगाराम हॉस्पिटल क्या है। ठीक बात है। तो मुझे उनके सार्वजनिक वो भूलते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बेटे मेरे ख्याल में तू तो जहाँ से आया है, तू तेरे पास तो सिल्वर स्पून की तो क्या बात करनी, तेरे पास स्टील का स्पून भी नहीं है, स्पून ही नहीं है। स्पून ही नहीं है आपके पास, पर हम आपको सिल्वर स्पून दे रहे हैं, और यदि यहाँ आप काम ईमानदारी से करते रहेंगे और सिंसियरली करते रहेंगे तो स्काई द लिमिट। क्या बात। और साथ में उन्होंने कहा कि हम तो चाहेंगे इतनी मेहनत करो कि जिस कुर्सी पर आपको हम बैठे हैं, इस कुर्सी पर आप बैठे हैं आकर। क्या बात। मैं वो बढ़िया जाते हैं, जब मैं बाहर आता तो मैं तो सोचूँ मैंने तो यहाँ रहने नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि मैं टेम्प्रेरी जॉब के लिए आया हूँ यहाँ। तो वो प्रोफेसर KC भाई ने मुझे बाहर रख ही दिया, पर मैं फिर भी इंतजार करता रहा कि मैं PGI चंडीगढ़ जाऊँगा। मेरे दिल वहीं लगता था, ताकि एम्स में पढ़ा मैं, पर मेरा जी था कि नहीं मैंने चंडीगढ़ जाना है जी। तो फिर रह गए वहीं, आस्ते आस्ते रहते रहते दिल लग गया। मुझे टीचिंग की बहुत शौक था, टीचिंग करनी है। टीचिंग का शौक था डॉक्टर राणा, या जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी आपको? नहीं, मुझे शौक था टीचिंग। जॉब सिक्योरिटी मुझे पैसे पूछेगा तो मुझे पता ही नहीं था जी। मैं इस पर ही बात करना चाहता हूँ, आपको जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं जब अपने पिताजी को बताया घर में जी। कि मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है और मुझे 3000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, तो खुश होने के बजाय वो ऐसे मेरी तरफ देखने लगे, कहते यार इतना पढ़ कर यही काम आती करनी थी तो आप पहले कर लेते। कहते हैं मतलब ये बस वन हैप्पी कि ये गंगाराम ने सोचा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, कहते हैं दुकानदारी हो गई। कहते जी। ये दुकानदारी करनी तो पहले करते इतना से पढ़े, कहते इतना साल पढ़ते रहे पहले। वो भी चाहते थे कि आप टीचिंग में जाएं? हाँ, नहीं भाई गवर्नमेंट जॉब करो, उनका या फौज में चले जाओ अभी भी। अच्छा, अभी भी समय है। हाँ, अभी भी डॉक्टर फौज में बन जाओ, पर उनका ये था कि भाई 5 साल MBBS की, 5-6 साल फिर MD की, फिर BM की, ये नेफ्रोलॉजी की, अब जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने रिएक्शन किया जी, तो मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोचा कि अच्छा चेंज ही कर लूँगा। हाँ ठीक है। मैंने सोचा मैं 3 मिनट पर जहाँ भाग्य लिखा होता है वहाँ रह जाता है आदमी। जी जी बिल्कुल। 2 साल के अंदर अंदर मुझे जॉब सब जगह मिल गई, एम्स में मिल गई, PGI में मिल गई, बाकी फॉरेन की जॉब भी मिल गई, और कुछ फैसला नहीं करके अल्टीमेटली यहाँ टीचिंग हॉस्पिटल बन गया है। तो प्रोफेसर KC भाई ने बोला यही टीचिंग हॉस्पिटल बन जाना, अब यहीं रहो तुम।
सर गंगाराम में आपको जाने नहीं दिया। तो गंगाराम में मतलब कुछ रह गया, मतलब किसी न किसी तरीके से रहता गया। और मैंने डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया मतलब 1981 में। उस टाइम डायलिसिस ये शायद किडनी ट्रांसप्लांट का पहला हॉस्पिटल बना। नहीं, 1981 में अभी डायलिसिस की फैसिलिटी दिल्ली में तो कहीं भी नहीं थी। थोड़ी सी फैसिलिटी थी, स्टार्ट की थी किसी ने सेंट स्टीफन में, वो बंद हो गई थी। जी। और एक नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में थोड़ी फैसिलिटी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले फैसिलिटी डायलिसिस की सर गंगाराम हॉस्पिटल में गंगाराम आई। में खुली। आपके सुपरविजन में? हाँ, मेरी लीडरशिप में। आपने ही लीड किया पूरा। तो उसके बाद वहीं डायलिसिस सर्विस स्टार्ट करने के बाद 87 में फिर मैंने वहीं किडनी ट्रांसप्लांट सर्विस स्टार्ट की। अच्छा, तो वही प्राइवेट सेक्टर में नॉर्थ इंडिया में पहली सर्विस। वो भी पहली थी किडनी ट्रांसप्लांट की सर्विस। तो तब मेरे कुलीग ज्वाइन करते गए, एक के बाद डॉक्टर भल्ला ने ज्वाइन किया मुझे 1987 में, फिर और कुलीग ज्वाइन करते गए। और इस तरह डिपार्टमेंट बड़ा एक वेल नेटेड डिपार्टमेंट बनाया। और आज एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें 9 तो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डिपार्टमेंट एंड माई कोलीग्स एक्चुअली। एंड ये टीचिंग डिपार्टमेंट बन गया आज। मतलब आधी फैकल्टी जो हमारी अपनी ओन स्टूडेंट्स हैं। वहाँ मैं फिर लगातार काम करता रहा गंगाराम हॉस्पिटल में। और गंगाराम हॉस्पिटल ना एक यूनिक एग्जाम्पल है, जो उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रस्टी की है। जी। ट्रस्टी जो हैं, कुछ फैमिली ट्रस्टी हैं, कुछ डॉक्टर ट्रस्टी भी होते हैं। मतलब जो डॉक्टर्स वो जो उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया होता है हॉस्पिटल के लिए, चाहे डॉक्टर केसी महाजन, और वो पहले ट्रस्टी बने थे, डॉक्टर सीधी बोरा, और उसके बाद में बने। जी। तो ये हॉस्पिटल 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। 54 में ये हॉस्पिटल चालू किया था। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा। और ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। वहाँ ट्रस्टी कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, ना कोई मॉनेटरी ने कुछ कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो लगभग 12 से 14 तक ट्रस्टी होते हैं अभी आज। तो कंपनसेट कैसे किया जाता है? मैं बताता हूँ। जी। तो फिर पर ये हॉस्पिटल जब 54 से 76 तक ठीक नहीं चल रहा था, मतलब वायबल नहीं बन रहा था। जी। तो सर गंगाराम के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं। जी। कि जो ग्रैंड सन इन लॉ थे श्री धर्मवीरा जी, वो बड़े एक फेमस ICS ऑफिसर थे। अच्छा। वो 5 स्टेटों के गवर्नर भी रहे, एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए थे। तो उनका एक विजन था कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल डॉक्टर चला सकते हैं, हमारा काम नहीं है, ट्रस्टी नहीं चला पाएंगे हॉस्पिटल को। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम 1976 में ग्रुप ऑफ डॉक्टर जो हैं उनको हैंड ओवर कर दिया हॉस्पिटल में। और उनके लीडर थे डॉक्टर केसी महाजन। अच्छा। अर्ली 71, आई डोंट नो 72 73 में दिल्ली में ये रूल पास हो गया कि जो टीचर हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, पहले उनको प्रैक्टिस अलाउड होती थी, उनकी प्रैक्टिस बंद कर दी गई। और उनको एक चॉइस दी गई कि यदि आप टीचर रहना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो यू कैन लीव द प्लेस। अच्छा। तो कई जो प्रोमिनेंट डॉक्टर जिनमें डॉक्टर महाजन, डॉक्टर बोरा और थे, कुछ और डॉक्टर भी थे, डॉक्टर AN भार्गव थे जी। इन्होंने धर्मवीरा को कांटेक्ट किया। तो इनकी बड़ी प्रैक्टिस थी बार, तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमें इस हॉस्पिटल को दे दो, हम चलाएंगे इसको। जी। तो इस तरह धर्मवीरा जी ने 10-12 डॉक्टरों का एक ग्रुप लिया, उनको हैंड ओवर कर दिया और उसका नाम रखा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाइए और आप हॉस्पिटल रहिए, हम नहीं इंटरफेयर करेंगे एज ए ट्रस्टी। हम आप सुपरविजन हमारा होगा कि आप जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं सोसाइटी की सेवा करना वो करेंगे। जैसे गंगाराम की एक चैरिटी प्रोग्राम है, उसका बताता हूँ गंगाराम हॉस्पिटल के करेक्टर है जी। तो उस तरह मतलब वो हॉस्पिटल चलने लगा। मैंने 81 में ज्वाइन किया था ये हॉस्पिटल। डॉक्टर केसी महाजन, डॉक्टर BK बोरा, डॉक्टर सामा, डॉक्टर KP जानवर, बहुत काफ़ी डॉक्टर भंडारी, बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग थे जो हॉस्पिटल चला रहे थे। तो उसमें 15 साल में हॉस्पिटल वायबल नहीं हो गया, पर स्टार्टेड गोइंग अप। अच्छा। हाँ। एंड अगले 15-20 साल में बहुत एक फिनोमिनल ग्रोथ हो गई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हॉस्पिटल। वो एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कंसेप्ट रखी गई, जिसमें एक चेयरमैन बनता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का, जो उनका लीडर होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं। एंड ट्रस्ट जो कस्टोडियन है वो अपना सुपरविजन है, दे वांट टू सी कि भाई एथिकली सारी प्रैक्टिस चल रही है, सारा कंट्रोल उनका होता है, पर ओवरऑल लीडरशिप ट्रस्ट के पास है, पर वो डे टू डे में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, जस्ट चीज़। तो इस तरह गंगाराम हॉस्पिटल पिछले मतलब
50 सालों से इसी मॉडल में चला हुआ है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रन करता है, डॉक्टर रन करते हैं हॉस्पिटल अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी। तो इस तरह फिर मुझे जब एक्सेप्शनली आई वाज डूइंग वेरी वेल इन गंगाराम आल्सो, तो मुझे फिर इंडक्ट कर लिया जाए मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, Somewhere ये किस सन की बात कर रहे हैं? 96 या 97 में। 90 96 में किया या 96 में, जी। 97 में। और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तो एंट्रेंस के बाद फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन तो होता है चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। तो एज ए जॉइंट सेक्रेटरी कम ट्रेजरर मैंने अच्छा। 2001 में ज्वाइन कर लिया। ओके। 2006 में मैं फिर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में गया। अच्छा। 2011 में मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन गया। तो नॉर्मली टर्म 5 साल की होती है, पर मैं एक्सेप्शनली 12 साल के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रहा। एक्सीलेंट। तो 2022 तक मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रहा, और जितना सेवा कर सकता, जितनी प्रोग्रेस कर सकते थे वो आप लोग जानते हुए। जी। और 2022 में फिर मुझे 2016 में ही ट्रस्ट का मेंबर बना दिया गया। अच्छा। और 2022 में मैं फिर चेयरमैन सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी बन गया। जी। तो आज जो है, पहले होता है आज के जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं वो जो मेरे सेक्रेटरी से पहले हैं डॉक्टर राजेश रूप, जो हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट हैं। अच्छा। वो प्रेजेंटली चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं। अरे वाह। मैं चेयरमैन ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी हूँ। अच्छा, आप चेयरमैन डॉक्टर। और मैं एमेरिटस प्रोफेसर भी हूँ नेफ्रोलॉजी का। वेरी नाइस। एट आफ्टर द एज ऑफ 70 ये तो लोगों को रिटायर कर देते हैं, किसी को एमेरिटस मारते हैं। तो मैं अभी भी नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ रहे। अच्छा। हम नाउ रनिंग इन 76 कंप्लीट 77 में। तो प्रैक्टिस तो मेरी अपनी जो रोजी रोटी है और प्रोफेशन में मेरा जो बेसिक प्रोफेशन तो नेफ्रोलॉजी है ना। मैं समझता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो एक साइड जॉब है जिसको हम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की सेवा करते रहते हैं, इस हॉस्पिटल जितना से पब्लिक सर्विस कर सकें। तो ये तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है हॉस्पिटल का। इसका चैरिटी मॉडल भी डिफरेंट है। अच्छा। और राइट नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग ये इसमें क्या होता है कि हमारी 24 घंटे एक इमरजेंसी सर्विस चलती है। अच्छा। वो फ्री होती है सारी। और मॉर्निंग आवर्स में 9 से 12 एक फ्री ओपीडी चलती सब स्पेशलिटी में। अच्छा। जहाँ पेशेंट फ्री देखे जाते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी सब्सिडाइज की जाती है। जी। और इसके अलावा उनके कोई चार्ज लेते हैं, वो बड़े गरीब होते हैं, उनको दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। एक्सीलेंट। तो इसी तरह जो बेड्स हैं, इंडोर बेड्स हैं, वो भी डिवाइडेड हैं। 20% बेड जो हैं वो रिजर्व हैं फॉर पुअर पीपल, फ्री ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। 25% बेड वो हैं जिन पर हम उतने पैसे चार्ज करते हैं जितना हमारा खर्चा होता है। नो प्रॉफिट मेकिंग एट ऑल। नो प्रॉफिट मेकिंग एट ऑल फ्रॉम दोज पेशेंट्स। Next 25% they pay 50% higher than profit. Last 30% pay 100% higher than profit. अच्छा। So इस तरह जो फिर सारी चैरिटी करके जितने हम सेग्रीगेट कर रखा है। फिर इसी में से हम लोगों की आई कॉल इट पीपल्स ओन हॉस्पिटल। कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 80 रुपये दे रहा है। ये मंदिर की तरह है। फॉर द पीपल बाय द पीपल। बात मंदिर की तरह है। कोई मत्था पैसे टिकाता है, कोई पैसे दे आता है, कोई ज़्यादा पैसे दे आता है। पर यहाँ हाँ फिक्स्ड है कि भाई इस कमरे में रहेंगे तो इतना चार्ज लेंगे, इस कमरे। फिर जो इस तरह हम जो चैरिटी के बाद जो पैसे मिल जाते हैं वो सारा पैसा लोड बैक मतलब सारा पैसा हॉस्पिटल चले जाता है दोबारा। अच्छा, उसके बेटरमेंट के लिए। अब आपने देखा है इतना सत्य में ग्रोथ हुई, लोगों के पैसे की ग्रोथ हुई है ना। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स के पैसे, जो डॉक्टरों की फीस चार्ज करते हैं हॉस्पिटल, उसका भी 20-21% जो है वो ग्रोथ किया जाता है। अच्छा हैं। वेरी नाइस। तो इस तरह ये लोगों का आई कॉल इट पीपल्स ओन हॉस्पिटल। अपनी लोगों का अपना हॉस्पिटल है कि इसकी ओनरशिप सब लोगों की है जो यूज़ कर रहे हैं। और आप लोग मतलब इसमें सेवा ले रहे हैं अपनी। कोई ज़्यादा पैसे देता है, कोई कम लेता है, वहीं करने लगे जाते हैं। इस तरह इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है अब इसी कंसेप्ट में। बड़ी यूनिक कंसेप्ट है। नहीं बिल्कुल मैनेजमेंट की। आज भी ट्रस्ट, अब ट्रस्ट जो है थोड़ा एक्टिव हो गया है, पर भाई ऐसा नहीं है कि हम इंटरफेयर करते हैं फिर भी। अब जो जहाँ तक एक्सपेंशन है वो सारी प्रोग्राम हम ट्रस्ट देखता है। जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो सारा बोर्ड देखता है। जी जी जी। तो ये तो हो गया गंगाराम के बारे में थोड़ा। जी। डिपार्टमेंट में मैंने बता दिया आपको। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डिपार्टमेंट। जी जी जी। डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे मेरे कोलीग्स हैं। और
हमारा डिपार्टमेंट ऑफ किडनी एंड ट्रांसप्लांटेशन है वो बड़ा कोहेसिव डिपार्टमेंट है सारी कंट्री में। अच्छा, तो उसमें वेल नोन डिपार्टमेंट है। अनडाउटेडली। एंड बस ये है जहाँ तक ये प्रोफेशनल करियर है मेरा। और मेरा एक खास सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, वो जो 3.5 घंटे का सफर तय करके वो बच्चा जाता था, उस बच्चे से लेके पद्मश्री डॉक्टर DS राणा तक का सफर आसान तो नहीं रहा होगा डॉक्टर राणा। नहीं आसान। फैमिली ने क्या क्या प्राइस पे की है आपके इस देखो सेवा भाव के सबसे पीछे? पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ। मेरे जब मैं जाता था तो सारे गांव के लोग भी बड़े पसंद करते थे बच्चों को। मैं क्योंकि एक पढ़ने को बहुत अच्छा था, लीडर था किसी का, तो बाकी पेरेंट्स भी मेरी तरफ देखते थे कि हमारे उनके बच्चों को मैं गाइड करूँ। वो मेरे दोस्त ही होते हैं सारे। रोल मॉडल थे रोल आप? मॉडल था मैं, रोल मॉडल। अभी भी आप रोल मॉडल हैं? मैं बिल्कुल रोल मॉडल में शुरू से ही रहा। मैं जब से थोड़ा सा बड़ा हो गया रोल मॉडल ही बन गया मैं विलेज के लिए भी। विलेज में 3-4 ही घर होते थे, पर सराउंडिंग मेरे फादर जो थे वो एक अनकंटेस्टेड प्रधान रहे फॉर 25 ईयर्स। सम्मान था उनका? सम्मान था, बहुत सारी दुनिया बड़ी सम्मान करती थी। बहुत ज़्यादा सीखा हमने अपनी मदर से, फादर से, ग्रैंड मदर से। उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मेरा मतलब उन्होंने पहले तो मेरे पिताजी का एक ही पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, पैसे नहीं उनके पास थे, तो कहते पढ़ो पढ़ो करेंगे। और मैं देखता था कि मॉर्निंग में सुबह उनके घर, हमारे घर में 20-25 आदमी फौज के खड़े बैठ जाते थे आकर। उन्होंने लेटर लिखाने होते थे, कुछ सोचते थे कि ये लिखेंगे, साहब लिखेंगे तो बिल्कुल हमारा 4 लाइनें लिखेंगे, हमारी एप्लीकेशन मंजूर हो जाए। हाँ, होता है। हमारा एरिया मेनली फौजी एरिया है, उसमें फौजी प्रोफेशन होती है, इसलिए मेरे पिताजी चाहते हैं मैं फौजी बनूँ। और मैं अपनी माता को देखता था कि वो हर किसी को भूखे नहीं जाने देती, हर एक को चाय पिलाती रहेगी, खाना खिलाती रहेगी। भाई सर एंड मॉर्निंग में मैं माता जी से सबसे ज़्यादा सीखा। वो मॉर्निंग 4 बजे उठती थी, पहले अपने आप नहाती थी, फिर मेरे लिए पानी तो ये रखती थी। 4 बजे उठने वाली आदत माता जी से आई? हाँ, मैं तो उसके बाद मैं स्कूल कॉलेज भी जाता था 4 बजे। जब मैं कॉलेज में रखा था मेरे पास तो घड़ी भी नहीं होती थी, तो मैं पहले तो मुर्गा बांग देता था, उड़ जाते थे। जी जी जी। तो बाद में वैसे ही पता लग जाता था कि मैंने 4 बजे उठना है, 3 बजे उठने में उठ जाता था। मैं पढ़ता ही मॉर्निंग में, कहीं इवनिंग में कोई पढ़ा ही नहीं मैं। डे टाइम तो क्लास में पढ़ना है, पर सो जाता था, जल्दी सोता था। माता जी अपना नहाएगी, फिर मुझे नहाने को पानी देगी, फिर मैं नहाऊंगा, फिर लालटेन साफ़ करेंगे। मैं लालटेन, हमारे पास तो बिजली नहीं होती थी, ठीक बात। तो उन दिनों तो बिजली गाँव में बिजली का नाम की चीज़ नहीं होती थी। अपने लिए पहले नहाने के लिए भी आधा 1 किलोमीटर नीचे कुएं से पानी लाना पड़ता था, वो भी लाना स्कूल जाने से पहले। तो सारा बहुत माता का सेक्रीफाइस देखा। माता जी कैसे लोगों की सेवा करती थी, पिताजी कितने रेस्पेक्टेड थे, कितने ऑनेस्टी से उन्होंने लाइफ जी अपनी सारी, जी। बड़ी सिंपलिसिटी से। उनको कई चीज़ ऑफर हुई, क्यों पढ़े लिखे, तो फिर भी उन्होंने अपना एक कर लिया कि नहीं अभी मैंने किसान का काम करना है। अच्छा। तो किसान का काम किया, तो उनके साथ मैंने भी किसान का काम करा किया करता था, जी। उनकी मदद करता था। फिर वो इतना नहीं लगा, फिर यह है कि पढ़ाने के लिए मेरे फिनांशियली मेरे टीचर ने भी हेल्प की। पेरेंट्स का तो आशीर्वाद था ही, टीचर का भी था। पर मैं क्या मैंने करूँगा, मेरी बहन है, मेरी 2 बहनें थी और बनोई, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। सहयोग इन द सेंस उनका आशीर्वाद था, फाइनेंशियली जी। पैसे भी आशीर्वाद। तो ऐसा नहीं कि बहन का बनोई का, उनकी फैमिली का भी आशीर्वाद था हाँ हाँ। कि भाई नहीं हमने तो इस बच्चे को पढ़ाना ही है। जी जी जी। तो सब ने एक मॉरली भी, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया। पूरा परिवार जुट के आया जुट साथ गया आपको पूरा सपोर्ट साथ करने में। के लिए? 2 बहनों का परिवार भी जुड़ गया सारे, उनका सेक्रीफाइस है। और जब मैंने ये सारी कठिनाइयाँ तो खैर कि मतलब पता क्या क्या कठिनाइयाँ तो गिना नहीं सकता हूँ। स्कूल के लिए कैसे हम जाते थे, इस तरह जो नदी छोटी बरसात में पास करते थे, तो ऊपर कंधे पर बैठ कर पापा ने हायर किए होते, पिताजी ने हायर किए होते आदमी, तो मुझे बिठा कर ले जाता था, पार करके ले आता था। शाम को भी देखते रहते, फिर ले आता। बड़ी वो एक यादें हैं साथ यादें में। हैं, वो बड़ी लंबी स्टोरी रहेगी। सो आपने मिसेस राणा का जिक्र नहीं अभी आ किया। रहा हूँ। जी। मेरी शादी हो गई 1979 में। हाँ जी। उसके बाद मैं फिर मिसी राणा मेरी, वो चंडीगढ़ ग्रेजुएट है, और मेरे फादर इन लॉ आर्मी ऑफिसर थे। अच्छा, वो बाय प्रोफेशन वो आर्मी ऑफिसर थे। नहीं, मेरी वाइफ तो ग्रेजुएट है, हाउस वाइफ है, हाउस इंजीनियर हैं वो। मेरी डॉक्टर। जी जी। उसका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। मैं गंगाराम में काम किया, तो मैं गंगाराम में कई बार 24 घंटे काम किया है, कभी सोया नहीं, कभी ऐसा किया है। जी। और अभी भी, आज भी मैं इस उम्र में मैं 10 घंटे तो काम करता ही हूँ। तो मुझे 16, 17, 18 घंटे काम किया है अपनी प्रैक्टिस करने। मेरे बच्चे पढ़ाए,
वो सारी वाइफ को पता है कैसे स्कूल गए, कहाँ गए, कैसे पढ़े, वो फ्रंट उन्होंने संभाला। घंटों ने सवाल रखा। तो काफ़ी त्याग है, मतलब ऐसा नहीं है बच्चों किसी दिन जब आप ऐसा, जब आपकी धुंधली की तरफ चली जाती है कि मैंने काम ही करना है, काम ही करना है, तो फिर कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करता ही है। तो वाइफ का तो बहुत सेक्रीफाइस दैट वे। बच्चों को मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया उनको जिस टाइम वो स्कूल में से, अब तो मैं देता हूँ, पर अब जरा वो बड़े ही हो गए। अब तो बस मैं कहूँगा कि बच्चों का भी और वाइफ का भी प्यार जी। तो है ही है। और मैं सोचता हूँ कि बहुत सी फैमिली में सब में जब भी इस जहाँ आप काम में बहुत मग्न हो जाते हैं तो ये त्याग नॉर्मल हो जाता है। तो त्याग आपके लिए नॉर्मल है, बट उन्होंने तो मतलब नहीं, वो वही कह रहा हूँ ना, त्याग दिया है और उन्होंने त्याग। आपका विजन था पैसा सेकेंडरी, क्योंकि डॉक्टर राणा मेरे मन में एक मेरा सवाल। कोई विजन था भाई। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिस कामयाबी के शिखर तक आप पहुंचे हैं, आपने तो एक नया मानदंड स्थापित कर दिया सफलता का। यहाँ पे आपके लिए बड़ा आसान था अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल देना, अपनी खुद की मेडिकल फैसिलिटी शुरू कर देना। मुझे नहीं लगता कि फंडिंग की भी कोई इशू होती, बट मतलब आपने उससे अपने आप को बचाए रखा और पूरा जीवन वास्तव में लोक कल्याणार्थ आपने समर्पित कर दिया। क्या आपकी श्रीमती जी ने, क्या आपके बच्चों ने कभी आपसे जिक्र नहीं किया, लोगों ने आपको अप्रोच नहीं किया, या मन में ख्याल नहीं आया? आपका नाम ही काफी था एक हॉस्पिटल डाल देने के लिए। बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया हॉस्पिटल चलाने के लिए, बहुत लोगों ने भी अप्रोच किया कि हॉस्पिटल बना देते, आप चलाइए उसको। तो मैंने, और ना ही मेरे दिमाग में कभी आया कि मैंने अपने लिए हॉस्पिटल बनाना है जिसमें छोटा हॉस्पिटल या नर्सिंग होम अपना बनाना, ना मेरे ख्याल ही नहीं आया। मुझे तो जब इस अस्पताल में आया तो मुझे लगा कि मैं आज सबकी सेवा कर सकता हूँ, गरीबों को भी, अमीरों को भी। स्पेशली मुझे हिमाचल से पेशेंट आते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, तो उनके लिए मैं बड़ी आसानी से यहाँ हेल्प कर लेता हूँ। ऐसे जी। पीजीआई में करता था, शिमला में भी करता था, एम्स में करता था। मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं है, शायद बिजनेस करने का तो एक वो सेंटर है ही नहीं मेरे तो। पर इस हॉस्पिटल को चलाने में मेरा मज़ा आता है और वही मैं इंजॉय करता हूँ। मेरे दिमाग में अस्पताल बनाने का तो कभी ख्याल नहीं है। हालांकि इस अस्पताल बनाया है गाँव में मैंने अपने, तो वो एक एक्सीडेंटल है। मेरे दिमाग में एक बड़ी इच्छा है, अभी भी है। बट वो शायद पूरी तरह से चैरिटेबल है। हाँ, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो भी इसकी तरह गंगाराम की तरह ही है। और मेरा ड्रीम है, जैसे गंगाराम ने कभी बनाया था, गंगाराम ने तो 1921 में लाहौर में बनाया था, अभी भी चलता है। अच्छा। तो बड़ी, वो तो मतलब, तो मैं सोचता हूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ कि उन्होंने बताया था, मैं चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो वहाँ एक वो चैरिटेबल छोटा सा हॉस्पिटल है, सर्जिकल सेंटर है, जहाँ से यहाँ से लोग जाते हैं, जी। ऑपरेशन करते हैं। और वो भी एक, वो कैसे बना, वो भी एक बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। पर वो अच्छा। बन गया, मतलब एक्सीडेंट बना, नाट बना दिया, सेंटर बना दिया एक हमने वहाँ अपने गांव में। उससे भी आपने कोई प्रॉफिट ड्राइव नहीं किया? नहीं, वो प्रोजेक्ट ही बड़ा डिफरेंट नहीं होता। प्रॉफिट का क्या मतलब यार, वहाँ पैसे डालते हैं, लेते बढ़िया। तो अभी भी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है वैसे भी, अदरवाइज भी प्रॉफिट के लिए बनाया नहीं है। उसका पर्पज गिविंग बैक टू सोसाइटी। वो मेरा पर्पज जिस तरीके से गंगाराम में बना था वैसे कुछ बन जाए। अभी तो गंगाराम के साथ स्पोर्ट के साथ भी बनाया है ना वो। तो मेरे गांव में तो कहाँ डॉक्टर जाएंगे, नहीं तो ठीक बात। तो वैसे 2-3 डॉक्टर वहाँ रखे हैं, वो काम करते हैं। और बाकी स्टाफ है वहाँ 60 लोगों का भी तो। और उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है उसकी भी। प्लीज प्लीज प्लीज। वो हमें एक दफ़ा 2005 में 4 में गंगाराम में एनुअल फंक्शन था हमारा। हमारा एक हमारा एनुअल फंक्शन होता है, उसमें ठीक है। गेस्ट आते हैं। तो उन दिनों कपिल सिब्बल जी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते थे जी। तो वो चीफ गेस्ट बुलाए। अच्छा। हमारा फाउंडर्स डे था वो। अच्छा। हमारा फाउंडर्स डे मनाया जाता है 13 अप्रैल को, अच्छा। जब गंगाराम जी पैदा हुए। जी। तो उन्होंने कहा भी आप टेक्नोलॉजी का, गंगाराम हॉस्पिटल इतना अच्छा है तो आप टेक्नोलॉजी की सहायता से गाँव में भी सर्विस दो, छोटी छोटी जगह सर्विस। ठीक बात है। भाई तो नेचुरल के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, उनसे सोचा कि डिस्टेंस मेडिसिन से आप करो, जी। मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ। जी। तो उन्होंने लगभग काफ़ी प्रोजेक्ट दिए थे कि 49 सेंटर खोलो सारे कंट्री में। जी। तो हमने बिगिनिंग में 3 सेंटर खोले सिर्फ, जी। एक हिमाचल में, एक हरियाणा में। और जब हिमाचल की ऑफर आई, वो गवर्नमेंट के साथ खोलने थे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे सेंटर तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, टेलीमेडिसिन सेंटर। तो हमें तो आप उल्टा कर लो भाई, डॉक्टर दे दो और पैसे हम दे देंगे। अच्छा। हमारा प्रोजेक्ट था कि आप हमें जगह दो और डॉक्टर दो, हम पैसे देंगे उनको। अच्छा। हिमाचल सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो
इससे बढ़िया टेली मेडिसिन सेंटर हैं, पर हमारे पास डॉक्टरों की अभाव है। अच्छा। डॉक्टर तो हम दे ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ से विचार आया कि क्यों नहीं एक प्राइवेट, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मेरे साथ जो एडवाइजर था उसने कहा था अपने गांव में क्यों नहीं खोल लेते आप। जी। तो वह प्रोजेक्ट चलाया, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ उसका खोलना, एक एनजीओ बनाई, अच्छा। उसका नाम रखा पार्वती एजुकेशनल हेल्थ सोसाइटी। पार्वती मेरी मदर का नाम है। अच्छा। तो उस सोसाइटी के साथ वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की परमिशन के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहयोग के साथ और गंगाराम के सपोर्ट के साथ वो एक टेली मेडिसिन सेंटर चलाया था 2008 में। अच्छा। तब उससे पहले टेली मेडिसिन सेंटर चलता रहा। फिर सबसे बड़ी बात है कि उसी जगह मैंने 2009 में मुझे ऑफर आई रोटरी क्लब हमीरपुर की अच्छा। कि हमारे पास एक ग्रांट आई है $25,000 की अच्छा। टू स्टार्ट डायलिसिस यूनिट। तो हालांकि मैं दोनों सोचा आप नेफ्रोलॉजी से आप स्टार्ट करो इसको, तो मैं नहीं सोच सका था उस टाइम कि नेफ्रोलॉजी इसको डायलिसिस सेंटर स्टार्ट करने की कोई फ़ायदा होगा यहाँ हिमाचल में। नहीं, ठीक बात है। नहीं, उन्होंने कहा, वो डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस करते उन्होंने कहा नहीं आप खोलें तो कोई आप खोलो तो सही। उस तरह मैंने 2 मशीनों से एक डायलिसिस यूनिट स्टार्ट की 2009 में गाँव में, जहाँ मतलब आसपास गाय भैंस बंधी होती हैं और कोई प्राइमरी सेंटर प्राइमरी सेंटर भी 10 किलोमीटर दूर है। और हेल्थ मिनिस्टर ने तब वो डायलिसिस यूनिट इनाग्रेट की और वो सारे कंट्री की पहली रूरल डायलिसिस यूनिट है जो स्टैंड अलोन चलती है। अच्छा। 2009 में खुली, जब भी मुझे नहीं लगता कि दूसरे गांव में भी खुली हैं। अब तो यार डायलिसिस सेंटर बहुत ज़्यादा बन गए। जी जी। और हिमाचल में तो उस टाइम सिर्फ डायलिसिस मेडिकल शिमला मिलता थोड़ा बहुत, तो ये पहली यूनिट थी जो एक डायलिसिस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जो खुशी की बात यह है कि वो डायलिसिस यूनिट आज वहाँ 10 बेड डायलिसिस यूनिट है और वो चलती है पूरी उस हॉस्पिटल गाँव में। और जबकि अब डायलिसिस यूनिट हर ज़िले में खुल रही हैं और लोगों की सेवा करते हैं। हम एक बड़ी नॉमिनल जो गवर्नमेंट आयुष्मान भारत के चार्ज हैं उस पर डायलिसिस करते हैं। और वहाँ पर एक हमने छोटा सा हॉस्पिटल बनाया 2018 में, मतलब गवर्नर ने उसको और इस कंसेप्ट पर बनाया। मेरी वो कंसेप्ट है एक, जी प्लीज बताइए। वो कंसेप्ट है कि मैं सोचता हूँ कि अभी भी 70 to 80% जनता जो है वो गाँव में रहती है। हाँ बिल्कुल। और बाकी डॉक्टर गाँव में नहीं मिलते। मैं खुद ही डॉक्टर गाँव से, मतलब मैं भी दिल्ली सर्विस सेवा कर रहा हूँ। और आज की डेट में यदि गंगाराम जो है हॉस्पिटल में या ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट में या किसी बड़े हॉस्पिटल में यदि हम एडवर्टाइज करते हैं तो इस पोस्ट के लिए कई लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे गवर्नमेंट में हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, इनको कुछ कुछ सेंटर अडॉप्ट करना चाहिए गाँव में। तो इस कंसेप्ट में मैंने गंगाराम को इम्प्रेस किया था, गंगाराम के ट्रस्ट को इम्प्रेस किया था जी। एंड देन चेयरमैन एग्रीड की भाई ये अच्छा आइडिया है, आप बनाओ, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ओके। तो गंगाराम ट्रस्ट की सहायता से इस हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक गंगाराम का रूरल इनिशिएटिव है। तो इस तरीके से हमने 2018 में हॉस्पिटल खोला है और अब वहाँ जाते हैं, मतलब आयुष्मान भारत और हिमकेयर के रेट्स पर सर्जरी करते हैं। गंगाराम से एक के बाद दूसरा सर्जन जाता रहता है और 4-5 स्पेशलिटी में वहाँ सर्जरी करते हैं। तो महीने की 100-120 सर्जरी हो जाती हैं। तो इस तरह के लोगों को एटलीस्ट जिस सर्जरी की कीमत गंगाराम में लगभग 2-2.5 लाख रुपये होगी, वो 30-40 रुपये में वहाँ हो जाती है। अरे वाह। और यदि तो सारा ये था कि टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस बाय एक्सपर्ट्स एट डोर स्टेप्स ऑफ पीपल। अच्छा। तो मेरा एक इनिशिएटिव है जिसको मैं सोचता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पर मैं जहाँ स्टार्ट किया वहाँ की पॉपुलेशन बड़ी कम है, इसलिए वहाँ ज़रा इसकी सस्टेनेबिलिटी अभी तक थोड़ी अच्छा। है। तो ये उसकी वजह से वो हॉस्पिटल चलाया। पर ये सारा चैरिटेबल है, अभी भी हम उसमें वायबल नहीं हुआ फाइनेंशियली। वैसे पूरा जैसे फ्रेंड्स डोनेशन देते रहते हैं, चलाते रहते हैं। पर कुल मिला के आपका विजन सेवा का था। मेरा विजन सेवा का भी है, पर तो वो जहाँ चाह वहाँ राह बनती गई। अब बनता क्या, बस मतलब बात है। पर मेरे ड्रीम में नहीं था कि वही है कि ये बन गया किसी तरीके से, तो बन गया। मेरा ड्रीम जो अभी था वो अभी पूरा नहीं हुआ। मेरा ड्रीम 2 ड्रीम है अभी भी। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मैं एक स्कूल खोलना चाहता था। मैं अभी तक हमेशा फील करता हूँ कि मैं विलेज स्कूल में पढ़ा, उसकी वजह से मेरी एक्सप्रेशन इतनी अच्छी नहीं जितनी ये बच्चों की होती है जो बाहर अच्छा पढ़ते हैं। जैसे आप बोलते हैं हम नहीं बोल पाते हैं ना। डॉक्टर साहब आप शर्मिंदा मत करिए। विचार था कि हम स्कूल खोलेंगे, वहाँ वो स्कूल नहीं खोल पाया अभी तक, वायबिलिटी नहीं हो रही है जी। और हॉस्पिटल का तो मैं कभी था ही नहीं। अब दूसरा मेरा विचार था मैं मेडिकल टीचर तो बन ही गया हूँ खैर यहाँ गंगाराम में भी।
और अभी मेरा एक ड्रीम है कि मैं गंगाराम मेडिकल कॉलेज खोल सकूँ। तो मैं अगले भगवान ने चाहा, माँ ने चाहा, तो मैं एक गंगाराम मेडिकल कॉलेज खोलने का मेरा ड्रीम है दिल्ली में कि भाई नहीं, बिल्कुल आपका जो विजन रहा है, आपने हर चीजें सोची और वो हो गई। है कि ये भी ड्रीम पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो एक वहाँ ड्रीम ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत से है ना, वो क्वालिटी एजुकेशन में ध्यान नहीं देते हैं। हमारा कोई वहाँ पैसे कमाने का, हम तो गंगाराम से उल्टा पैसे भी डाल देंगे उसमें। ठीक बात है। पर भाई एक, ताकि हमें लगे कि यदि मुझे एम्स एडमिशन मिली, गंगाराम में एडमिशन मिल गई, तो ऐसा कॉलेज खोलना चाहता हूँ, उस लेवल का कॉलेज होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज खोलना चाहता हूँ कि आज भी हमारा जो हॉस्पिटल है वो रोल मॉडल हॉस्पिटल है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से। हमारे डीएनबी प्रोग्राम ऑलमोस्ट 51 सब्जेक्ट में चलता है और सारे कंट्री में लार्जेस्ट हॉस्पिटल है जो टीचिंग हॉस्पिटल है। अच्छा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत लोग जानते नहीं है, कौन पर्सन जानते, डॉक्टर Correct. जानते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हमारा एक डीएनबी प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा नेशनल बोर्ड भाई। तो उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देते हैं वेरियस सब्जेक्ट में। वो 3 साल का कोर्स होता है। तो बहुत से कोर्स हमने खुद डिवाइड किए हैं जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं। अच्छा, तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सारी कंट्री में जी। जहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन नेशनल बोर्ड वाइज एग्जामिनेशन। ओके। तो चलो चलता रहेगा। वैसा अभी अब तो खैर उम्र नहीं रही, तो पहले जब यूथ थी तब भी अपना एक बिजनेस हॉस्पिटल खोलने का कोई विचार नहीं बना कभी भी। कभी नहीं ले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपका इतना बड़ा जिंदगी का तजुर्बा है, ऐसे मौके आए होंगे जब उन्होंने आपको अंदर से निराश किया होगा, तोड़ा होगा, वो उससे आप कैसे जीत कर बाहर आए? क्या कुछ है उससे सीखने के लिए जो आज के युवा डॉक्टर मैं संघर्ष तो ये सोचता हूँ कि हर चैलेंज जो भी आपको लाइफ में आता है उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। हर कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं है कि मैं तो हमेशा एडवाइज करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ आपको, आप अच्छी किताबें पढ़ें, उसमें ही लिखा होता है। पर मैं कहता हूँ वो किताबों में पढ़ने की बात नहीं है। सक्सेसफुल आप तभी रहेंगे जो कोई भी चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट करते जाओ, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ना, आपको समझ में इसको सॉल्व करना है जी। तो लगे रहो। मुझे मैं आपको मेडिकल कॉलेज की बताई, ये चैलेंजिंग जॉब है। बिल्कुल है। तो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं नहीं तो मेरे बाद कोई ना कोई और करेगा, तो पूरा तो कोई करेगा ड्रीम को। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ही करेंगे डॉक्टर साहब, और हम श्योर कि उसके बाद दोबारा एक बार बैठेंगे। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाता है तब उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर पे ही रिलाई करते हैं। डॉक्टर किस पे भरोसा करता है और डॉक्टर किस पे रिलाई करता है? मैं बताता हूँ कि देखो, हर एक डॉक्टर को एक एम्पैथी फर्स्ट रूल, एम्पैथी होनी चाहिए। सिंपली की बात है, एम्पैथी आनी चाहिए। और अपने आप को पोजीशन में डालोगे और अपने आप कभी बीमार पड़े हो ना आप अस्पताल में, तो आपको पता होता है कि मरीज क्या होता है और डॉक्टर क्या होते हैं। जी। तो मैं तब समझता हूँ कि डॉक्टर को आप जरूर भगवान का रूप ही समझते हैं जो पेशेंट बीमार होता है। जी बिल्कुल। तो इमेजिन करो उसने अपनी सारी बॉडी, लाइक चाहे सर्जन है, मेडिसिन आपको दे दिया, आपने लिखा, हाँ बिल्कुल, वो मेडिसिन सूट भी कर सकती है, नहीं कर सकती, वो नहीं कर सर्जन खराब भी हो सकती है, गलत हो सकती है। जो सर्जन कर रहा है वो अच्छा सर्जन है, बुरा सर्जन है, सारे लोग सर्जन करते हैं। पर ये तो आपने जो जिंदगी किसी को दे दी, और इसलिए डॉक्टरों को तो मतलब वो चीज़ रियलाइज करनी चाहिए। पर डॉक्टर किस पर भरोसा करता है, आपने एक क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल। मैं आज मैंने यही बात चल रही थी, मैंने किसी से बात चल रही थी, मेरी वाइफ से बात कर रही थी, ऐसे कोई बैठे थे। हाँ, एक कोई मेरी बहन है, वो थोड़ी गुरु बहन है, वो एस्ट्रोलॉजर है मतलब। अच्छा। तो वैसे एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, पर मेरे साथ तो बहन भाई का प्रेम है। हाँ। वो कहने लगी डॉक्टर, मैं कह डॉक्टर तो 4-5% हो तो पता नहीं, 95% तो डॉक्टर हर एक चीज़ साथ में भगवान पर भरोसा करते हैं। दे ऑल बिलीव गॉड, डजंट मीन दैट दे गो टू टेंपल और नॉट, बट दे ऑलवेज बिलीव इन गॉड। अच्छा, क्योंकि मेरा अगला सवाल ये था, ऑन पेपर डॉक्टर चमत्कार को नहीं मानते, पर क्या अंदर दिल से वो चमत्कार पे भरोसा करते हैं? नहीं, चमत्कार एक चीज़ होती है कि एक तो आप बोलोगे कि एक जैसे होता है कि कुछ हो गया, ऐसे चमत्कार तो नहीं होता है कुछ भी। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हमारी बहुत सी ऐसी इंस्टेंस में अपनी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस कर रहा हूँ प्लीज। कि सिक पेशेंट होता है तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, सडनली आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपने कोई अनस्केड्यूल, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ भी आपको कोई शक्ति ले जाती है, उसको होनी है, आप पहुँच जाते हैं, नहीं पहुँचते तो वो तो उसको चमत्कार नहीं कहूँगा, मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ कि ऐसे कई दफ़ा देखा मैंने। तो मैं सोचता हूँ कि तब मैं सोचता हूँ उस मरीज को भगवान ने जिंदा रखना थी, इसलिए आपको आदत आती है तो आपने सहायता कर दी, उसकी मदद कर दी। तो इन दैट केस बाकी एक जो एक चमत्कार कहते हैं उसमें तो मुश्किल है कि
इनफैक्ट कोई कहे नहीं जी भैया ये है ये तो ठीक हो जाना, उसमें कोई ना कोई आई डोंट बिलीव इन दैट, वो नहीं होता है। पर यस कि ऊपर वाला भगवान, आपका काम है काम करते रहो, और 2+2=4 इज नॉट मेडिसिन, ये होता नहीं कभी। कोई ना कोई जो आप बुक में पढ़ते हैं, हर एक पेशेंट एक बुक नहीं है, वो अपनी हर एक पेशेंट की नई बुक है। वो चैप्टर जो आपको जनरल हेल्प करता है, ऐसा नहीं होता है कि इनकी बीमारी कैसे होगी या आपकी बीमारी कैसे होगी, आपका रिएक्शन क्या होता है, तो सारी बॉडी डिफरेंट है, तो ये डॉक्टर को समझना चाहिए। मैं आपसे पूछ जाता हूँ, आप चमत्कार किस चीज़ को कह रहे हैं? मैं चमत्कार को, मेरे पीछे एक मेरी मंशा ये थी इस प्रश्न के पीछे कि हमारा जो सनातन सभ्यता है उसमें ये बड़ा स्पष्ट मत है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर कहीं कोई आवश्यकता है और आप वहां पहुंच रहे हैं, आप नहीं भी पहुंच सकते थे। मैं ही तो कह रहा हूँ कि जो मनुष्य के समझ में नहीं आता उसे लोग चमत्कार समझ के प्रणाम कर लेते हैं। जैसे एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजंस, मैं आज से मिल रहा हूँ आपसे भी कि रीजन से मिल रहा हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ ना मुझे आपने जाना होगा। मुझे तो जैसे किसी ने बोला कि ये करना, मेरा पहला क्या कहते हैं इसको, पहला इंटरव्यू है किस्म का, जो इस तरह इस तरीके से मैं दे रहा हूँ आमने सामने जी। ऐसे छोटे छोटे इंटरव्यू तो कई होते रहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में होते हैं जी। इससे पहले मैं 1-2 इंटरव्यू किसने और भी लिए थे मेरे हिमाचल हॉस्पिटल में, पर ऐसे इस एनवायरनमेंट में ऐसे करके मैं पहली बार ही बैठता हूँ। अच्छा, तो ये मैं तो हमेशा जो हर एक चीज़ एवरीथिंग हैपन फॉर रीजन, हर एक चीज़ का रीजन है, और हर एक चीज़ का ऑलमोस्ट समय भी निर्धारित है। आपने कब किसको मिलना है और कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, ये भी ऑलमोस्ट निर्धारित ही होता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब आप 5 बजे आना था, मैं 5 बजे की बजाय रास्ते में कोई लेट हुए नहीं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, मैं रास्ते में मतलब किसी VIP से मिलना था आपको जी जी, मिल गए, तो ऐसे वो भी एक बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं शायद उनको दिन अच्छा होगा, मैं उनसे मिलना था जी जी जी, मैं समझता हूँ। तो वैसे ही आपसे मिलना था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि मेरी तो सब कुछ एक्सटेंसिव है। हमारे साथ कोई ऐसा वाकया शेयर करेंगे डॉक्टर राणा जिसने आपका भरोसा ईश्वर पे और मजबूत किया हो? पहला तो मैं बताया आपको कि जैसे मैं डॉक्टर बना, हाँ तो एक सच में डॉक्टर बनना ही लिखा होगा भगवान ने रखा, डॉक्टर मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटिंग पेशेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो बहुत चैप्टर मिलते हैं। कुछ 1-2 हमारे मैं ऐसे बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए बताइए। मेरी ब्रांच है मतलब नेफ्रोलॉजी की ब्रांच है जी। पेशेंट सीरियस होते हैं तो करीबन हम सडनली पहुंच जाते हैं पेशेंट के पास, सडनली उसको कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है, उसी टाइम सडनली वो सिंक कर रहा होता है, हम पहुंच जाते हैं। वो हालांकि हमारा कोई राउंड पर नहीं गए हैं, कोई मेरे उसमें नहीं है, इसको हैपन यू रीच देयर, तो मैं सोचता हूँ कि स्टेशन में बैठना है अभी जी, बिल्कुल, इसलिए मतलब आप पहुँचते हैं, आपकी जो स्केड्यूल नहीं था। तो ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं डे टू डे लाइफ में, मेडिसिन में तो हमारे रोज देखते हैं। मैं रोज आपका ईश्वरीय सत्ता पे भरोसे से आमना सामना होता है। मैं तो शुरू में खैर शुरू से ही हम तो पैदा शायद रहे हुए हैं कि मैं तो पहाड़ से हूँ, तो वहाँ तो भगवान पर माता पिता ने तो उसको बचपन से ही दे पूजा की जो करना भगवान का नाम लेकर ही करो, वहाँ से शुरुआत करो। मैं तो 1 घंटे की पूजा भी करता हूँ डेली सुबह। मुझे अपने जिंदगी का वो पल बताइए जब आपको सबसे बड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन मिला हो। जॉब सेटिस्फेक्शन, मैं तो अब मेरी जॉब ही पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैं शुरू से ही एंजॉय कर रहा हूँ उसको, रोज़ ही पेशेंट ठीक होते हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसा इंस्टेंस नहीं बता सकता हूँ, पर ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बात होगी कि पेशेंट मुझे प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं, बात करते हैं मेरे से अच्छी तरह बात करते हैं, मैं भी उनसे अच्छी तरह बात करता हूँ। मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ तो कई लोगों को समझ नहीं आता है, पर मेरे पेशेंट समझाते हैं। अच्छा हो समझ जाते हैं तो पता नहीं है, उस टाइम मैं स्लो बोलता हूँ, शायद आपके साथ में थोड़ा स्लोली बोल रहा हूँ। पहाड़ में लोग जरा फास्ट बोलते हैं, ऊंचे बोलते हैं जी जी जी। तो बीइंग डॉक्टर राणा, आप भी तो थकते होंगे कभी? जरूर थकते हैं। अब आपको कौन संभालता है? संभालना अपने आप ही संभालना पड़ना, कौन संभालेगा, तो घर वाले संभालते हैं, वैसे पहुँच जाते हैं। पर थकावट हो जाएगी तो अब रेस्ट करना पड़ रहा है, यू आर फोर्स टू टेक रेस्ट। मतलब थकते तो हैं ही हैं, थकावट तो जैसे काम से हो ही जाती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा जब इससे पहले, जब अभी भी कम थकते हैं, पर जब हम यूथ में थे या जैसे इवन अप टू 65-70 लेकर थकावट नाम की कुछ चीज़ थी नहीं। मैं आई नेवर फेल्ट कि अभी मैं आई यूज्ड टू सी पेशेंट टिल 12 o'clock एट मिडनाइट। अब नहीं देख सकते, अब नहीं देख पाते। अभी मैं 5 घंटे तो पेशेंट रोज देखता ही। अच्छा, अभी भी 5 घंटे तो ओपीडी करता ही अपनी ओपीडी, फिर घंटा 1.5 घंटे का उनका इंडोर राउंड भी लेता हूँ। बाकी मेरे पूरी ग्राउंड लेते रहते हैं, बहुत से कुछ पेशेंट को मुझे भी देखना होता है।
आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर भगवान है वाली जो इमेज है वो कई बार डॉक्टर पे बोझ बन जाती है? हाँ, मतलब स्पेशली जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है ना, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ डिस्चार्ज फीस, वहाँ बड़ी मुश्किल होता है ये चीज़ें, मतलब कुछ मतलब आजकल लोग समझते हैं कि पैसे दे दिए हैं तो रिजल्ट ही चाहिए भाई, ये भगवान वाली चीज़ है। अभी जब तक कोई ठीक हो रहा था फिर तो भगवान सुनते हैं, नहीं आपको थोड़ी सी भी गलती हो तो सुनते नहीं, कि गलती तो नहीं होती है, पर यू कॉन्ट गारंटी लाइफ टू एवरीबॉडी। करेक्ट। तो उस तरह के टेंशन वाला लाइफ तो है ही है। पर मैं सोचता हूँ कि फिर भी आपने, यदि आपका डॉक्टर का कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है पेशेंट के साथ, तो इतनी बोझ नहीं करता है सारे पेशेंट्स आपके, बाई एंड लार्ज सारे पेशेंट रिमेन सेटिस्फाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट से। आपने एक बड़ा समय देखा है इस दौरान, आपको नहीं लगता कि पहले में और आज में इस पेशे में, मेडिकल के पेशे में नैतिकता की कमी होती जा रही है? चीजें बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइज हो गई हैं। हाँ, कुछ मैं तो सोचता हूँ, मुझे इसमें तो कोई शक नहीं है कि थोड़ी पर ऐसा रैम्पट नहीं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, पर कुछ लोग जो जिनमें एक कमर्शियलाइजेशन आ गई, उसकी वजह से सारा ही प्रोफेशन जो है ना वो ऐसा कर दिया लोग। आपको जब सुनने में आता है कि जहां स्टेंट नहीं पड़ना था, बड़ा दुख होता है कि नहीं, तो उससे क्या हो गया कि आज लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो गया। जब स्टंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आइडिया आता है कि ये ठीक डाल रहे हैं, ये ठीक तो डिसीजन ले रहे हैं, नहीं जरूरत है भी कि नहीं? पेशेंट नहीं सोचते हैं, जबकि सोचना ही चाहिए था कि जो डॉक्टर सोच रहा है वो ठीक ही सोच रहा होगा। तो करेक्ट। वो इसका मतलब फ़र्क आ गया ना, ये भरोसा कहाँ ख़त्म हुआ। ये भरोसा जो है ये कहीं ना कहीं डॉक्टर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर ही है ना। कुछ डॉक्टरों ने किया तो सारे डॉक्टर उसमें लपेट दिए जाते हैं। पर हाँ, होना ये चाहिए था कि आज से 40-50 साल पहले जो डिसीजन डॉक्टर ने डिसीजन लिया, जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, जो डॉक्टर ने डिसीजन ले लिया वो एक फाइनल स्टैम्प थी, कोई उससे शक नहीं करता था। अब तो जैसे स्पेशली आपने स्टंट की बात की या कुछ हर एक चीज़ के लिए पहले जो गूगल देवता है, जी। फिर उसके बाद कोई ना कोई क्रॉस कंसल्टेशन से मैं बॉद नहीं करता हूँ, पर वो एक किस्म का डॉक्टर और पेशेंट का फेस जो था ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं जो होना चाहिए था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। पर डॉक्टर साहब गुस्ताखी माफ हो, आपने खुद भी इस बात से इनकार नहीं किया कि कुछ डॉक्टरों ने चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉमर्शियलाइज कर दिया है कि अब पेशेंट भी डरने लगा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से उपज हुई ना, जी। कहीं ना कहीं से चिंगारी हुई, और चिंगारी अब इतनी फैल जाती है कि जो लोग ने जो एथिकली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उन पर भी लोग शक करते हैं, तो उस टाइम दुख होता है वह। पर मैं तो इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि आप अपने आप को बस रखो कि मैंने अपनी तरफ से ठीक किया है, आपने गलती नहीं किया है, ये आपने गलती नहीं किया है, पर फिर वो तो हमारी नैतिकता हो गई ना। जी। फिर कोई मेरी तरफ से सस्पेक्ट करता रहे कोई, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती कोई कि मैंने डिसीजन लिया, लोग किसी और से पता कर लो, कुछ कर लो, चले जाए। पर वैसे एक पेशेंट को मतलब फ्लिस करने की नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट को विश्वास नहीं आप पर या कुछ आया होते, पेशेंट की स्पेशली प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट की फुल फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ जाना है क्या करना है, डॉक्टर शुड नॉट माइंड। और ये हो क्यों गया है, अब इसका तो अनडू डॉक्टर ही कर सकते हैं। डॉक्टर राणा, मेरा एक सवाल है आपसे, माफी चाहूंगा बीच में आपको रोक रहा हूं। जब आप ये सब सुनते हैं कि पेशेंट को बिना आवश्यकता के वेंटिलेटर पर रखा गया, वो मर चुका था फिर भी उसको वेंटिलेटर पर रखा गया, बिना काम के स्टंट डाल दिया गया, आए दिन ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती है। मेरे ख्याल में ये जहाँ तक स्टंट की बात है, आई डोंट नो किसी एक्सटेंट को ये ट्रू है, हो सकता है कहीं मतलब कुछ होता होगा तो ही बता रहे हैं। पर जहाँ तक क्वेश्चन वेंटिलेटर रखने का है ना, अननेसेसरी तो वेंटिलेटर कोई रखेगा नहीं पेशेंट को, ये वो रखता है तो बहुत वो तो डॉक्टर तो पापी हो गया ना जिस पर। इसी कई केसेस में मैं जो अपनी प्रैक्टिस में सोचता हूँ कि कभी कभी पेशेंट कहते हैं कि नहीं थोड़ा प्रॉन्ग करने पर, एकदम पेशेंट डेथ हो गई उसके बाद कोई डेथ रखता नहीं। आई कांट इवन थिंक ऑफ दिस। बट डॉक्टर साहब आए दिन खबरें छप रही हैं, एक्शंस वगैरह देखने में आते हैं। 100-200 में कहीं फाइल एक का केस है, केस, बट वो 100-200 की जो अच्छे लोग हैं उनकी भी इमेज खराब कर रहा है। पर ऐसे मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि अब नाउ आई वर्क इन हॉस्पिटल, सच थिंग्स आर ऑलमोस्ट नॉट हर्ड, यू नो। पर हाँ, ऐसा हो सकता है, हमें तो अब जैसे आपको हैरानगी होती है भाई, हमें हैरानगी होती है। नहीं, मेरा एक सवाल है यहीं पे आपको रोक के कि इतने सारे चैलेंजेस के बीच में सर गंगाराम की साख को बचाए रखना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? हमारे लिए ना, हमारे प्रीवियस जैसे मैंने बताया, जिन्होंने इसकी
नींव रखी डॉक्टर महाजन, डॉक्टर कोरा, जी। तो वो बहुत अच्छी उसके उन्होंने डीप रूट कर दिया है, उसको जी। उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ही पब्लिक इमेज बहुत अच्छा है गंगाराम का। और मैं एज ए चेयरमैन भी, चाहे मैं ट्रस्ट का चेयरमैन हुआ जी। पहले था, तो मैं भी नाउ आई एम क्वाइट इन दिल्ली में आता हूँ, तो मैं अभी बच्चों को यही कहता हूँ, भाई देखो एक काम कुछ का ऐसा काम मत करो जैसे आप दबाओ हमारे हॉस्पिटल दबाओ। तो तभी मैं नहीं कर सकता हूँ कि कहीं गंगाराम में नहीं ऐसा होता हो या कुछ करता, कोई तो नहीं कर सकते हैं फिर भी, पर बाई एंड लार्ज ऐसे हमने सुना नहीं कभी। या तो वेंटिलेटर का तो सोच नहीं सकता, होता ही नहीं बिल्कुल। खैर हमारे हॉस्पिटल तो रखना ही किसी है, तो अपने लोग सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए करते हैं या ऐसे करने, ऐसा होता नहीं है। वेंटिलेटर में तो रखने का, वेंटिलेटर जो बाकायदा परमिशन ली जाती है, वेंटिलेटर ऑन रखना, पेशेंट नहीं रखना है, आपसे परमिशन ली जाती है क्या करना है नहीं रखना है। उसके ऊपर वेंटिलेटर पर रखने की प्रॉब्लम एक ही है, जी। एक दफ़ा वेंटिलेटर पर पेशेंट चला गया तो जब तक उसकी हार्ट बंद नहीं हो सकता, हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में थोड़े थोड़े कानून बदल रहे हैं, तो इसलिए जब पेशेंट को नहीं होना, कुछ ही हमें लगता है 4 बजे से कुछ नहीं हो सकता है, तो हम कई बार पेशेंट को कहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो आप, पेशेंट को यहाँ से घर ले जाओ, रास्ते में ऑफ कर दो वेंटिलेटर, आप आर्टिफिशियल वेंटिलेटर ऑफ कर दो। तो पूरी प्रॉपर एडवाइस देते हैं, जिससे लोग कई करते हैं ऐसे कि भाई नहीं है, इसके बचने की उम्मीद ही नहीं है, तो अब हार्ट तो हम बंद नहीं कर सकते हैं ना, कई बार हार्ट चलता ही रहता है। अच्छा, हार्ट चलता ही रहता है वेंटिलेटर से? हम तो आज की डेट में तो डेथ तब डिक्लेयर कर सकते हैं जब हार्ट बंद हो जाए। जी। पेशेंट ब्रेन डेड होता है, अब उसको मानते नहीं है लोग कई बार, पर ब्रेन डेड के जब ब्रेन डेड है उसके बाद तो पेशेंट को रखने का, जिंदा रखने का कोई कोई रखना नहीं चाहिए। पर अब कानून ये अलाउ नहीं करता है, हमारा मेडिकल एथिक्स अलाउ नहीं करते हैं। तो आप किसमें मतलब जो ये जीवन मृत्यु का फैसला है कैसे मानते हैं? ब्रेन डेड है तो पेशेंट को तो बिल्कुल वेंटिलेटर से ऑफ करना चाहिए विद द परमिशन ऑफ। और कानून क्या कहता है? कानून अब तो कहता है कि ब्रेन डेड को तो मतलब ऑर्गन देने जाते हैं, ऑर्गन दोनों बंद करो आप, तो थोड़ा उसमें। पर आप लोग हार्ट लाइन रुकने तक वेट करते हैं? हम जिसको डेथ रिलेटिव चाहते हैं ना कि नहीं जी हार्ट लाइन बंद होगी, तभी हम तो डेथ तक भी डिक्लेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। कई बार क्या होता है कि ब्रेन डेड एक्सीडेंट हो गया या कोई ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो ब्रेन तो काम नहीं करेगा, अब डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो हार्ट या पंप करता जा रहा है। तो जो है कई बार सुना हुआ अपने कॉम पिक्चर बनी थी जी। तो उसमें तो महीनों तक सालों तक पेशेंट जिंदा रख रहे हो, हार्ट चलता रहता है? हार्ट चलता रहेगा। पर जब मोस्टली जब ऐसे पेशेंट सिक होते हैं ना, जिनको फिर इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो वो अल्टीमेटली तो हार्ट ही स्टॉप हो जाता है। जी। पर कई बार आइसोलेटेड कंडीशन हो सकती हैं जहाँ मतलब आपका कुछ नहीं हुआ और हार्ट चल रहा था, हार्ट चलता रहेगा, क्योंकि ब्रेन में जो सेंट्रल सिग्नल जहाँ से ब्रेन का हार्ट के लिए आ रहा है वो इंटैक्ट है, तो हार्ट तो चलता रहेगा। जब एक बार ब्रेन डेड हो गया तो उसके रिवाइवल की सिचुएशन पॉसिबिलिटी जीरो हो गई? फिर जीरो हो जाती है। तब फिर अब आज की डेट में हम तो बताते हैं पेशेंट को कि ब्रेन डेड है पेशेंट और ये किसी की ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तो हम तो इनकरेज करते हैं भाई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो सब पेशेंट से तो नहीं ले सकते हैं, तो ऑर्गन डोनेट कर दो। जी। तो कई लोग मान जाते हैं, कई मोस्टली नहीं, साउथ वगैरह में तो सब करते हैं। तो ये चॉइस पेशेंट करता है कि अगर हार्ट चल रहा है तो आप वेंटिलेटर पर ट्राई करते रहिए? पेशेंट तो बेचारा नहीं कर सकता, पेशेंट रिलेटिव करते हैं। पर आज की डेट में पेशेंट आप खुद भी दे सकते हैं, पहले एडवांस में लिख दो कि नहीं यदि मैं किसी तरीके से मुझे ब्रेन डेड डिक्लेयर करेंगे तो मुझे ऑफ किया कर दीजिए, हटाया? यदि आपके पास कार्ड हो तो आपके रिलेटिव की परमिशन थोड़ी कम जरूरी है। जी। जी। ये किसी ने कार्ड दिया हो कि नहीं भी मेरे ऑर्गन ले लो तो कुछ कर, तो उसके बाद वहां से उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा एक सवाल और भी है, चूंकि आप हस्ताक्षर हैं, पद्मश्री हैं, आज के यंग डॉक्टर्स को आप क्या संदेश देंगे कि जब वो किसी गरीब मरीज को देखते हैं तो उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब देखो वैसे तो मरीज गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी जो देखना चाहिए डायग्नोस करने के लिए उसकी तो सद्भावना वही रहनी चाहिए हर एक डॉक्टर की, उसकी ड्यूटी। कोई भी गरीब पेशेंट है तो उसकी भी उतनी मदद करनी जितनी गरीब। अभी जहाँ तक दवाइयों की क्वेश्चन है वो तो ये तो सरकार करेगी, अस्पताल करेगा, पर जहाँ तक उनका देखने का क्वेश्चन है, उसको एग्जामिन करना, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसका डायग्नोसिस करना, उसको रिवाइज करना है, उसके डॉक्टर का एटीट्यूड कोई डिफरेंट नहीं होती। आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छे इलाज पे एक तरह से अमीरों का अधिकार हो गया है? हाँ, कि वो अच्छा इलाज जो मतलब ऐसा हो गया ना कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो मतलब इतने सरकार ने अब तो काफ़ी एम्स खोल दी, पर एम्स भी पूरी एटलीस्ट मैन पावर पूरी नहीं है उनमें। अच्छा। तो मैन पावर की कमी है, इसलिए वहाँ एक डॉक्टर को जहाँ
ऑलमोस्ट 4 गुना पेशेंट ज़्यादा देखने पड़ते हैं वहाँ, जी। वो अटेंशन उतनी कम मिलेगी। जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई पेशेंट नेगलेक्ट भी हो जाते हैं। वो वहां पे एक चैलेंज आ जाता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर फिर ग्रो करता है ना, कि प्राइवेट सेक्टर में जो पेशेंट दे पैसे दे सकते हैं, चाहे हमारे पेशेंट भी मतलब 75% पेशेंट तो पैसे दे रहे हैं, चाहे कम दे रहे हैं ज़्यादा दे रहे हैं, 25% दे रहे हैं, तो हम 25% ही फ्री देख पा रहे हैं ना, 100% तो फ्री नहीं देख पाएंगे, समझता हूँ। तो फिर सस्टेनेबल क्या है होना है। फार्मा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट हैड टू टेक क्या आप ये मानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री मेडिकल पेशे को प्रभावित कर रही है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कार्ड्स उनके पास वो नेगेटिव भी प्रभावित कर सकती है और पॉजिटिव भी प्रभावित कर सकती नहीं, है। हाँ, दोनों कर सकते। फार्मा इंडस्ट्री का प्रभाव तो है ही मेडिकल। फार्मा इंडस्ट्री की तो एक पूरी स्टडी है, उसको मैं इस इंटरव्यू में कवर कर सकता हूँ, पर भाई यस, फार्मा इंडस्ट्री प्रभावित करती है। फार्मा माफिया से आप क्या समझते हैं डॉक्टर राणा? डॉक्यूमेंट्स आई कांट से एनीथिंग बट यस, फार्मा माफिया के बारे में तो मैं कैसे बोलूँ। आप पद्मश्री हैं, आपका फार्मा का कंट्रोल है, मतलब सब अच्छा नहीं लगता इस फोरम कहना, पर फार्मा का कंट्रोल है सरकार पर भी, और जिससे पेशे पे भी और सफर पेशेंट है, मैं समझता हूँ, पेशेंट इज पेइंग प्राइस फॉर दैट। मैं समझता हूँ। All right. मतलब जैसे एमआरपी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती, क्वालिटी को कंट्रोल करने के बाद गवर्नमेंट के पास साधन नहीं है जी, और फिर फार्मा इंडस्ट्री वो कर रही है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। चूंकि नॉट ए क्लीन बिजनेस। इट इज नॉट अ क्लीन बिजनेस, आई अंडरस्टैंड। हेल्थ इंश्योरेंस भी आया है गरीबों के लिए मदद करने को, आम लोगों के लिए, अमीरों के लिए भी। कितने हद तक ये हेल्थ इंश्योरेंस कारगर है डॉक्टर राणा? अभी हमारी तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही कम है, बहुत कम लोग कराते हैं, और कुछ लोग वो धोखे से कराते हैं तो फिर वो पकड़े भी जाते हैं। पर हेल्थ इंश्योरेंस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए आज की डेट में। कारगर है हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस कारगर है, पर भाई इस देश में अभी तक लोग उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। बहुत लोग, अमीर लोग कराते हैं, गरीब लोग तो कराते नहीं हैं। इसलिए गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत और ये सारी ये भी इंश्योरेंस स्कीम है सरकार की, ये चलाई हुई हैं, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो भी आपने देखा कि जी सक्सेस नहीं हो रही है पूरी। जी, पर अरे आपने अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक नागरिक के लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, और इंश्योरेंस कराएंगे तभी इलाज करा सकते हैं आप अच्छे हॉस्पिटल में, नहीं तो फिर आपको कारगर है हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्टर राणा आपकी दृष्टि में? कारगर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इंटरव्यू कंक्लूड करने से पहले मेरे एक दो सवालात हैं आपसे। हमें कुछ शॉर्टकट तरीका बताइए किडनी डैमेज करने का। नहीं, किडनी शॉर्ट करने तो ठीक है, शॉर्ट कुछ ऐसा बताइए कि जिससे किडनी डैमेज करने में लोगों को दिक्कत ना हो, ये कर ले तो किडनी जल्दी डैमेज हो जाएगी। सबसे पहले जो किडनी की जो डैमेज होने के कारण है वो दो मुख्य कारण है। एक सबसे नंबर 1 डायबिटीज़, ओके, शुगर की बीमारी है। नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर। ये बीमारियाँ जो है दोनों किडनी के कट्टर दुश्मन हैं। बड़ी कट्टर दुश्मन है, और एट द सेम टाइम सच्चाई ये है कि इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनको कंट्रोल, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें तो किडनी का डैमेज रोका जा सकता है। कि कुछ डैमेज शुरू हो गया तो उसकी लाइफ खींची जा सकती है, जी, ताकि डायलिसिस की और ट्रांसप्लांट की स्टेज और डिले कर सकते हैं। अब कुछ बीमारियाँ तो जामनू है, उसका तो मतलब लगवाता है, चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है या कई स्टोन की डिजीज है, मतलब को या फिर कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको इंसान के हाथ में नहीं है वो। जी जी, तो उसमें जब एक दफ़ा पता लग जाए तो उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल। एटलीस्ट जो लोग, बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं इस चीज़ के कि कोई कह देता है कि हम तो सतैया ठीक कर देंगे, कुछ ना, वो चमत्कार नहीं होता है कुछ भी। जी जी जी, पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो मैसेज देना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर, ये आपके हाथ में है। स्पेशली 3 एस हैं, स्ट्रेस है, शुगर है और सॉल्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्ट, स्ट्रेस, शुगर एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले सॉल्ट को ले लो। ये तो सब हर एक आदमी सॉल्ट खाता है, शुरू से ही सॉल्ट की आदत कम होनी चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करे, और शुगर की भी बिल्कुल मिनिमम ही होनी चाहिए जितनी ये शुरू से ही। और जहाँ तक स्ट्रेस, समस्या स्ट्रेस तो रहेगा हमेशा, पर
ओवर स्ट्रेस भी किडनी को डैमेज करता है? नहीं, स्ट्रेस से डायबिटीज हो जाती है ना फिर। जी अच्छा, वो Stress उससे हो से जाता करता है। है। स्ट्रेस से ऑफ कोर्स स्ट्रेस ही बैड फॉर एनी ऑर्गन। तो 3 फैक्टर तो कम से कम करना, बाकी तो जी। एसिड गिनते रहो, स्मोकिंग भी आएगी, कुछ भी आएगा, ड्रिंक। खाने पीने में सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता है किडनी को? खाने पीने में वैसे जो नॉर्मल डाइट है उसको कुछ डैमेज नहीं करता। अच्छा। अनटिल यू आर टेकिंग अब नॉर्मल डाइट है तो ब्रदर भाई, आप नॉर्मल जो खाना खाते हैं तो उसमें कोई खाने से डैमेज, अनटिल कई खाने टॉक्सिक होते हैं, वो लगवाते हैं, पर ऐसे खाने बहुत कम हैं जो जिससे मतलब आप कह सकें नहीं। क्या ड्रिंक भी किडनी को नुकसान करती है, अल्कोहल? ड्रिंक ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, वंस किडनी डिजीज हो जाए तब उसको एग्रीवेट कर सकती है। ओके। ड्रिंकिंग का तो मेनली इफेक्ट पड़ता है लिवर पर यदि हाँ ड्रिंक से इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ड्रिंक से मोटे होंगे, डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो अलग बात है। जी। पर डायरेक्ट किडनी का डैमेज जो लिवर का डैमेज कर सकता वो डायरेक्ट डैमेज करती है, है। डायरेक्ट डैमेज। सो ये तो आपने हमको बता दिया शॉर्टकट। चलिए, ऑलराइट डॉक्टर राणा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सेलेस्टियल रेडियंस द चोजन वन पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Harasal presents Celestial Radiance, The Chosen One, in association with May It Please My Lords, powered by Vedic Legal and Company.